Hello everybody, welcome to this new lecture in the thermodynamics and statistical mechanics series. हम लास्ट लेक्चर में हमने रेले जीन्स लॉ का डेरिवेशन किया था और बेसिकली जो एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द कैविटी जो है ओके आइसोथर्मल इनक्लोजर जिसे हम कहते हैं, तो उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा की जो एक वेवलेंथ विंडो है उसके अंदर का रेडिएशन कुल मिला के जितनी एनर्जी कैरी कर रहा है उसका एक्सप्रेशन हमने कंप्यूट किया था। वो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट था, लैम्डा से लेकर लैम्डा टी प्लस लैम्डा के कितने मोड्स इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम डेंसिटी ऑफ मोड्स कहते हैं, रो लैम्डा डी लैम्डा या रो न्यू डी न्यू जो भी आप लिखें उसे डेंसिटी ऑफ मोड्स, और उसे हर मोड की एवरेज एनर्जी से हमने मल्टीप्लाई किया था। और रेडिएशन के मोड्स की एनर्जी एक्चुअली हमने करस्पॉन्डिंग वॉल्स में उसी फ्रीक्वेंसी का जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी से मल्टीप्लाई करके निकाला था। और लेकिन इस केस में तो एक चीज़ होती है, क्लासिकल आइडियाज़ के बेसिस पे जो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है वो फ्रीक्वेंसी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर हो, चाहे न्यू डैश का हो चाहे न्यू डबल डैश का हो, अगर कैविटी का टेम्परेचर टी है तो जो एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर की बन रही है वो सिंपली के टी, न्यू पे डिपेंडेंस नहीं है। तो इसीलिए रेडिएशन के टर्म्स में सोचें, न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हो चाहे चाहे न्यू डैश का हो चाहे न्यू डबल डैश का हो, उसकी जो एवरेज एनर्जी है वो के टी के ही बराबर है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फैक्ट वहाँ पे नहीं है। ओके, तो दिस लेकिन आज हम स्टडी करने वाले हैं कि ये जो हमने रेले जीन्स लॉ डिराइव किया, जो कि आगे यहाँ पे लिखा भी है फिर से, ये एक्चुअली इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब ये है जो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ इंपेरिकल लॉज भी बने थे। बेसिक चीज़ तो इस तरह का जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उस ग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन आती है, बट उसके अलावा जैसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है या वीन का जो रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास थी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एम्पेरिकल या सेमी एम्पेरिकल टाइप का कुछ आपके पास वो भी थे, रिलेशंस भी थे। तो अब ये देखते हैं कि रेले जीन्स लॉ उनके साथ किस हद तक एग्रीमेंट में है। तो हम ये पाएंगे रेले जीन्स लॉ ऑलमोस्ट बहुत बुरी तरह से फेल होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में। कुछ हद तक वैसे सक्सेस है, उसकी मैं बात करूँगा, बट मोस्टली रेले जीन्स लॉ फेल होता है टू एक्सप्लेन। तो मतलब यहाँ से ये एक स्टेटमेंट है, ये आप यूजुअली इस तरह से ही पढ़ेंगे इसे, इनएडिक्वेसी ऑफ द क्लासिकल आइडियाज़ इन एक्सप्लेनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हुआ क्या है, जो हमारे पास क्लासिकल आइडियाज़ हैं 1900 के आसपास तक के जो आइडियाज़ थे फिज़िक्स के बारे में कि लाइट वेव है और एनर्जी का एक्सचेंज होता है और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है एंड सो ऑन, उन आइडियाज़ को एम्प्लॉय करके ही रेले जीन्स लॉ बना है। तो बेसिकली क्लासिकल आइडियाज़, तो उनकी मदद से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में असमर्थ रहते हैं, इनएडिक्वेट है। ये क्लासिकल आइडियाज़, क्लासिकल नॉलेज जो है फिज़िक्स का वो इनएडिक्वेट है, समझाने में समर्थ नहीं हो पा रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तो मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे ओरिजिनेट होता है, उसका ओरिजिन फंडामेंटली क्या प्रोसेस हो रही है मैटर के अंदर, यहाँ क्या प्रोसेस हो रही है वॉल्स के अंदर, कैविटी में अगर ऑसिलेटर्स हैं या क्या और चीज़ है, माना हम क्या पता हमारा ऑसिलेटर्स का आइडिया गड़बड़ हो, तो जो भी वो है, लेकिन उनकी उसकी वर्किंग मैकेनिक्स क्या है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या प्रोसेस फंडामेंटल लेवल पे हो रही है कि वो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन कर्व्स ऐसे मिलते हैं। तो देन सी, तो लेट्स स्टार्ट। रेले जीन्स लॉ जो है, जो कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे मैंने एक गलत टर्म लिख दिया था, रो न्यू। यहाँ पे तीन अलग अलग चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, रो न्यू या लैम्डा जिसके टर्म में भी आप लिखें, फिर यू लैम्डा का फंक्शन चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, या न्यू का फंक्शन जिसके फॉर्म में भी आप लिख रहे हैं, और ऐसे ही ई, ये तीनों अलग अलग। ये सिंबल मैंने डेंसिटी ऑफ मोड्स के लिए इस्तेमाल किया था, ये सिंबल एनर्जी डेंसिटी के लिए, एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द कैविटी, और ई जो है वो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ब्लैक बॉडी की यूनिट एरिया से जब इमिशन होता है उससे, आप ब्लैक बॉडी से आने वाले रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ मोड्स। ओके, तो रेले जीन्स लॉ के हिसाब से जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है वो 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब का फैक्टर, ये रो न्यू डी न्यू की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ मोड्स की वैल्यू। अगेन रिमाइंड कराऊंगा, ये इसमें एक 2 का फैक्टर आ रखा है, और ऑर्डिनरी वेव्स के लिए ये फैक्टर 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब होता है। यस, ओके। यहाँ पे डिस्कशन में कभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में कभी वेवलेंथ के टर्म में कर सकता हूँ, बट अभी मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में कर रहा हूँ, और उसको एक मोड की एवरेज एनर्जी के टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा लॉ बन गया। न्यू के टर्म में ये है, और इसी को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म से वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट करें तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। वो कन्वर्जन आपको पता है, मैंने करा भी रखा है शायद पीछे, और ये आप खुद भी आप कर लीजिए। तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, ये वाला फैक्टर ट्वाइस इंटू 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू ओवर सी क्यूब, इस फैक्टर को माना हम डी एन लिखें तो ये
डी एन इंटू के टी के बराबर है। ओके, डी एन मोड्स इस कैविटी के अंदर मौजूद हैं, न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू वाले, और हर मोड की एवरेज एनर्जी के टी, तो इसलिए ये बना। ओके, इंटू एवरेज एनर्जी ऑफ वन मोड ऑफ रेडिएशन या वन ऑसिलेटर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिस। और जो हमने एवरेज एनर्जी कंप्यूट की थी, इसको इस दो फैक्टर की तरह मैं अभी भी क्यों बता रहा हूँ कि क्योंकि बाद में क्वांटम केस में भी जो हम थ्योरी को इम्प्रूव करेंगे वहाँ पे भी मुझे ये एक्सप्रेशन निकालना है। अगेन उसका एक्सप्रेशन इस तरह के दो चीज़ों के प्रोडक्ट से निकाला जाएगा, तो ये वाला फैक्टर तो एक्चुअली वहाँ पे भी सेम रहेगा और ये वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर का मतलब ये है, ये जो हमने के टी की कैलकुलेशन की थी क्लासिकल बेसिस पे जो था, जिसे हम इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी समझ सकते हैं कि हाँ, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जीज़ हैं वो जीरो से लेकर कोई भी वैल्यू तक हो सकती है। हर पॉसिबल वैल्यूज़, कंटिन्यूस वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी पॉसिबल हैं किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी आर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो बेसिकली ये आइडिया, इस आइडिया ने मुझे के टी का फैक्टर दिया। तो बाद में जब हम करेक्शन करेंगे तो एक्चुअली हमारा करेक्शन इसी आइडिया में आएगा। ओके, बट दैट कम्स लेटर। लेकिन अभी अब मैं इस फंक्शन को अगर प्लॉट करूं, चाहे आप यू लैम्डा को प्लॉट करें, यू लैम्डा ये फंक्शन होगा 8 पाई ओवर लैम्डा 4 के टी, डी लैम्डा को छोड़ के, और यू न्यू की आप बात करें तो 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब के टी। आप इन एक्सप्रेशंस में कॉन्स्टेंट्स को, ग्राफ प्लॉटिंग में कॉन्स्टेंट्स केवल ओवरऑल ग्राफ को स्केल करते हैं, या तो उसे और ऊंचा या और नीचा कर देते हैं। ओके, माना आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पैराबोला बनता है, आप एक्स स्क्वायर के बजाय 7x स्क्वायर प्लॉट करें तो हर पॉइंट पे वैल्यू 7 गुना हो जाएगी। तो लेकिन जनरल शेप वही रहती है। तो इसीलिए आपको, अगर आपको लैम्डा के रेस्पेक्ट में यू लैम्डा को प्लॉट करना है तो 8 पाई और के टी कॉन्स्टेंट है, बेसिकली 1/λ4 को प्लॉट करना है। या न्यू स्क्वायर को प्लॉट करने की बात करें न्यू के रेस्पेक्ट में, सॉरी यू न्यू को, तो 8 पाई और सी क्यूब और के टी कॉन्स्टेंट है, तो न्यू स्क्वायर। तो किसी भी तरह से आप देखें, जो हमारे एक्चुअल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स हैं जो लैब में एक्सपेरिमेंट द्वारा पता किए गए, वो उनकी शेप ऐसी थी, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस तरह की एक हिल टाइप की शेप बनी, और अगर हमने टेम्परेचर रेज कर दिया तो हिल ऊपर चली गई, वो इमिशन हर वेवलेंथ पे ज़्यादा हो गया और पीक शिफ्ट हो गई, कुछ इस तरह के कर्व्स आते हैं। लेकिन अगर आप इन फंक्शंस को प्लॉट करें, मैं एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जनरल शेप पे ही वो फोकस करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये लॉ गलत है। ओके, लेकिन फिर भी अगर मैं दो टेम्परेचर्स माना T1 और T2 पे, इनकी मदद से स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी या स्पेक्ट्रल इमिशन पावर, यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ई लैम्डा और यू लैम्डा एनर्जी डेंसिटी है, उसका एक्सप्रेशन ये है यू न्यू या यू लैम्डा का। और अगर आपको ई लैम्डा या ई न्यू निकालना है तो आपको C/4 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, रिमेंबर, दिमाग में आप कुछ इस तरह की फिगर रख सकते हैं, कैविटी के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है वो यू लैम्डा है, और कैविटी से ये रेडिएशन जब स्केप करता है तो यूनिट एरिया से आने वाली एनर्जी पर यूनिट टाइम वो है ई लैम्डा। तो ई लैम्डा और यू लैम्डा के बीच एक C/4 का फैक्टर होता है, इसको मैंने पीछे कहीं पे बताया था आपको। तो लेकिन C/4 भी एक कांस्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्राफिकल पर्पज़ के लिए आप चाहे ई लैम्डा को प्लॉट कर रहे हैं चाहे यू लैम्डा को प्लॉट कर रहे हैं, तो दोनों के कर्व की जनरल शेप ऐसी रहेगी। एक्सपेरिमेंट्स ने वो कर्व की शेप ऐसी बता रखी है आपको, लेकिन अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करें, बल्कि न्यू के टर्म में देखो और इधर से देखो, ग्राफ हमारा लैम्डा के टर्म में है, अगर आप न्यू के टर्म में देखें इधर से, न्यू जब इन्फिनिटी है तो ये कर्व ऑलमोस्ट जीरो को टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे एक्स एक्सिस को, इस एक्सिस को टच कर रहा है, और जैसे जैसे न्यू बढ़ रहा है, इधर को न्यू बढ़ रहा है, ठीक है, वेवलेंथ में इधर को इंक्रीज़ है, फ्रीक्वेंसी में इधर को, तो न्यू बढ़ रहा है तो न्यू स्क्वायर बढ़ा, न्यू स्क्वायर बढ़ा, न्यू स्क्वायर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और जब ये वाला पॉइंट जो है लैम्डा में ये जीरो के करस्पॉन्ड कर रहा है, तो न्यू में दिस पॉइंट्स करस्पॉन्ड्स टू इन्फिनिटी, तो न्यू का स्क्वायर इन्फिनिटी। ये कर्व जो है ग्रीन कर्व लग नहीं रहा, बट ये एक्चुअली बहुत रैपिडली राइज करके और इस पॉइंट तक आते आते ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। ओके, दिस ऐसे ही माना आपने बॉडी का टेम्परेचर हायर रखा, आपने उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हायर रखा, और फिर रेले जीन्स लॉ के हिसाब से आप देखना चाहते हैं कि रेले जीन्स लॉ के हिसाब से उसका वो कैसा होना चाहिए, प्लॉट कैसा होना चाहिए, तो केवल फ़र्क जो पड़ेगा, आप इस ग्राफ को अगर न्यू या उसके टर्म किसी में भी देखें, 8 पाई अपॉन C³ के फैक्टर पे तो कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या 8 पाई पे T, अगर आपने टेम्परेचर रेज किया तो ओवरऑल अगेन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, T = 100 पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और T = 1000 केल्विन पे ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल डिपेंडेंस तो अभी भी न्यू स्क्वायर टाइप की है। न्यू स्क्वायर मतलब आप जानते हैं पैराबोला का कर्व होता है, तो ये बेसिकली एक पैराबोला है, लेकिन इस पैराबोला का ओरिजिन सोचिए आप इन्फिनिटी पे है, तो ये कुछ ऐसा शेप लग रही है आपको। तो अभी भी हायर टेम्परेचर पे भी रहेगा तो पैराबोलिक शेप ही, लेकिन वो कर्व अब ऊपर शिफ्ट हो गया ये। तो मतलब रेले जीन्स लॉ के हिसाब से अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर से T1 T2 और फिर और टेम्परेचर भी हो सकते हैं, और T2 अगर T1 से हायर है, उन पे अगर हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या एनर्जी डेंसिटी जिसको भी आप देख रहे हैं उसको प्लॉट करें, तो वो इस प्रकार के कर्व्स आएंगे। ये मेन पॉइंट ये है सबसे ज़्यादा, ये कर्व्स इन्फिनिटी इस पॉइंट तक आते आते ये रैपिडली इंक्रीज़ करते करते न्यू बढ़ रहा है, और यही चीज़ आप लैम्डा के टर्म में भी देख सकते थे, लैम्डा 4
लैम्डा 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, और लैम्डा बढ़ रहा है तो डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब वो थोड़ा सी यहाँ पे क्योंकि डी लैम्डा और डी न्यू का रोल जो है उसके कारण से ये न्यू स्क्वायर कर्व और 1/λ4 कर्व, थोड़ा सी आपको उसमें केयरफुल रहना पड़ेगा, बट स्टिल जनरल शेप यही रहने वाली है। तो रेले जीन्स लॉ का बेसिकली ये जो मैंने स्केच पेन से प्लॉट किए हैं ग्रीन और रेड से, इसे आप कहेंगे ये रेले जीन्स के हिसाब से ब्लैक बॉडी के रेडिएशन कर्व होने चाहिए, क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे ऐसा होना चाहिए, जबकि एक्चुअल ये हैं, एक्चुअल कर्व्स ही हैं। तो रफली अभी हमें फिगर मैंने बाई हैंड बनाए हैं जस्ट, आप रफली ऐसा समझिए, ये जो कर्व है T1 टेम्परेचर पे एक्चुअल कर्व और T1 टेम्परेचर पे रिले जीन्स का एक ग्रीन कर्व, ये इस पार्ट में और इधर 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 बहुत अच्छी तरह मैच कर रहे हैं, ये लगभग साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन इस पीक के इधर इधर को अगर आप आएँ, पीक मतलब ये पॉइंट पीक के इधर को आते हुए ये कर्व तो अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है। रेले जीन्स तो कह रहा है नहीं, ये तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, न्यू स्क्वायर, न्यू बढ़ रहा है तो न्यू स्क्वायर बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं नहीं, जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर T1 से मिलती है वो एक फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम के बाद फिर डिक्रीज़ करती है। ऐसी कहानी T2 पे भी चल रही है, तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये जो ग्राफ है इसे मैंने लिखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स वर्सेस प्रिडिक्शन ऑफ आरजे। ब्लैक बॉडी के रेडिएशन कर्व जो कि एक्सपेरिमेंट से हमें मिलते हैं, और उसको अगर हम आरजे में शॉर्ट में रेले जीन्स के प्रिडिक्शन से अगर हम मैच करें तो इस पार्ट में तो कुछ हद तक एग्रीमेंट है भी, ओके, और क्लोज भी हो सकता है। मैंने फिगर ऐसे ही बनाया है, इस पार्ट में तो ये कर्व एक्सपेरिमेंटल कर्व और आरजे का प्रिडिक्शन मैच करता है, बट इस पार्ट में, और इस पार्ट को क्वालिटेटिवली हम कहते हैं शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। ये लैम्डा की वैल्यू इधर कम है, और ये लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में तो रेले जीन्स लॉ एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उससे मैच करता है, बट लो वेवलेंथ लिमिट में दोनों हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट में है, दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं। और वो डिसएग्रीमेंट कोई छोटा डिसएग्रीमेंट नहीं है कि उसे हम एक्सपेरिमेंटल एरर या ऐसा सोचें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में शायद थोड़ा सी कमी है। ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप आगे अभी मैथमेटिकली देखेंगे, समथिंग कॉल्ड द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ये क्लियरली देयर इज़ अ गुड या रीजनेबल एग्रीमेंट इन दी हाई वेवलेंथ या लो फ्रीक्वेंसी, इस तरफ हाई वेवलेंथ लिमिट में, या जिसे आप लो फ्रीक्वेंसी लिमिट कहते हैं, उस लिमिट में तो ये ग्रीन और रेड कर्व जो है नीचे ब्लैक कर्व से जो एक्चुअल कर्व्स हैं उनके साथ मैच करते भी हैं कुछ हद तक या बहुत हद तक, वो आप डिपेंड कर सकते हैं आप किस तरह से उसे वो मानते हैं। लेकिन बट द रेले जीन्स लॉ फेल्स बैडली, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बुरी तरह फेल होता है इन द लो वेवलेंथ रीजन, लो वेवलेंथ या हाई। यहाँ तो ये ग्रीन कर्व यहाँ पहुँच गया, और जबकि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ये बता रहे हैं बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है। ये कर्व एक्चुअल कर्व नीचे आ रहा है, ये ऊपर बढ़ते जा रहा है। दूसरे टेम्परेचर T2 पर ये कर्व अब नीचे आना, थोड़ा बाद में आना, नीचे आना शुरू हुआ, मैं इधर से बात कर रहा हूँ, बाद में इधर से आते हुए इस पॉइंट का, लेकिन ये रेड वाला कर्व तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो नीचे आएगा ही नहीं, न्यू स्क्वायर का कर्व है दिस, तो बहुत बुरी तरह फेल हो रहा है दिस। माना एक एग्जाम्पल की तरह लें, माना ब्लैक बॉडी, मैंने आपको कहा है सन को हम एक बहुत अच्छी ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सरफेस टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन और पीक भी लगभग 6000 केल्विन के आसपास, 6000 केल्विन नहीं, सॉरी 6000 एंगस्ट्रॉम, येलो लाइट, दोनों नंबर्स थोड़ा रफ हैं लेकिन लेट्स से ओके। तो एक्चुअल जो सन का ब्लैक बॉडी की तरह उसके स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करें तो उसकी पीक जो है येलो लाइट पे, और येलो लाइट के इर्द गिर्द हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये, और मतलब सन के स्पेक्ट्रम में है तो इंफ्रारेड रे भी है और फार इंफ्रारेड भी है, पर उनकी मात्रा कम है। मात्रा मतलब स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की बात कर रहा हूँ। और सन के स्पेक्ट्रम में है तो यूवी रेज भी हैं और गामा रेज भी हैं, बट अगेन उनका जो कंट्रीब्यूशन है या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है वो क्या है, कम। ये एक्चुअल कर्व्स हैं। लेकिन अगर हम रेले जीन्स के हिसाब से बात करते, अगर रेले जीन्स सही होता तो एक्चुअली 6000 एंगस्ट्रॉम वाला जो सन है, 6000 केल्विन वाला जो सन है, उसकी स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड रेज होती, इंफ्रारेड से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विजिबल का होना चाहिए था, इंफ्रारेड से ज़्यादा विजिबल का। हाँ, ऐसा तो एक्चुअली होता है, सन के स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड से ज़्यादा विजिबल होता है, लेकिन विजिबल से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था अल्ट्रावायलेट का। रेले जीन्स के हिसाब से इंफ्रारेड, विजिबल, और विजिबल से भी ऊपर कर्व पहुंच गया है अल्ट्रावायलेट तक आते आते। तो अल्ट्रावायलेट की जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है वो और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, और मैंने गामा को यहाँ ऊपर लिखा है, गामा की उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी ये। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आपको कहते हैं सन का स्पेक्ट्रम पीक्ड है येलो लाइट के अराउंड, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं और विजिबल के बाहर के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे इंफ्रारेड साइड के हों चाहे अल्ट्रावायलेट साइड के हों, वो तो रिलेटिवली मैग्नीट्यूड में बहुत कम होते हैं। तो आप देखिए एक्चुअल प्रेडिक्शन हाँ लगभग यहाँ तक तो सही है, ये मैंने टिक कर रखा है कि हाँ इंफ्रारेड से ज़्यादा विजिबल का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन विजिबल से ज़्यादा रेले जीन्स तो कहता है अल्ट्रावायलेट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो नहीं है।
6000 केल्विन वाले सन में ऐसा नहीं है, और अल्ट्रावायलेट से और भी ज़्यादा गामा रेज होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो इस रीजन में सही है, इस रीजन में सही नहीं। इस रीजन में मतलब यहाँ कहीं सही जैसा लग रहा है, यहाँ जैसा कहीं सही लग रहा है, तो लेट मी डू इट विद अ ग्रीन पेन। इस रीजन में हाँ रेले जीन्स लॉ लगभग शायद सही है, लेकिन इस रीजन में तो ये वेरी वेरी बैडली फेलिंग हो रहा है, बहुत बुरी तरह, वेरी बैडली। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, अच्छा उस प्रॉब्लम को देखने से पहले जो हमारा रेले जीन्स का एक्सप्रेशन आया, जो मेरे पास इसका एक्सप्रेशन आया था, चाहे आप उसे यू लैम्डा का एक्सप्रेशन समझो या उसका 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा, या अगर आप उसके टर्म में देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में देख रहे हैं, तो 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब, और साथ में के टी, मैं के टी का फैक्टर यहाँ मैंने मिस कर दिया, सॉरी के टी, ये के टी का फैक्टर एवरेज। तो अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग ही प्लॉट करूँ, ये एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मोड्स और एवरेज एनर्जी का वो है, तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग प्लॉट करूँ एज फंक्शंस ऑफ, चाहे वेवलेंथ सोचो चाहे फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में प्लॉट कर रहा हूँ, बट अगेन ताकि हम बार बार पिछले कर्व से मैच कर सकें, फ्रीक्वेंसी का जीरो इधर कहीं है, जीरो, और इधर को आते आते इन्फिनिटी हो रहा है, जीरो इन्फिनिटी। तो अगर आप डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। 8 पाई और सी क्यूब कॉन्स्टेंट है, बेसिकली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। मुझे ग्राफ की एक्चुअल प्लॉट नहीं करना है, मुझे केवल क्वालिटेटिवली प्लॉट करना है, तो बेसिकली न्यू स्क्वायर। ये डेंसिटी ऑफ मोड्स है, ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी या इमिसिव पावर नहीं है, ये केवल एनर्जी डेंसिटी ऑफ मोड्स है। डेंसिटी ऑफ मोड्स भी है पैराबोलिक शेप, इधर कहीं इन्फिनिटी पे इसका सबसे बॉटम पॉइंट है, और इधर ये इंक्रीज़ कर रहा है, और ये इनडेफिनेटली इंक्रीज़ करता रहेगा। इनडेफिनेटली इंक्रीज़ करने का मतलब आप फ्रीक्वेंसी में थोड़ा और आगे आएंगे और बढ़ेगा, और आगे और बढ़ेगा। आप इस जीरो पॉइंट से इधर तो नहीं जा सकते, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है, बट ये पॉइंट लैम्डा में जीरो है, फ्रीक्वेंसी में ये इन्फिनिटी है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी है। लेकिन इसके बजाय अगर आप एवरेज एनर्जी को प्लॉट करें कि न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की, अब मैं ऑसिलेटर नहीं कह रहा हूँ, रेडिएशन कह रहा हूँ, न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की एवरेज एनर्जी कितनी होती है, तो आप पाते हैं ये नंबर तो न्यू पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये नंबर तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई टेम्परेचर टी है तो के इंटू टी एक कॉन्स्टेंट बना, इसका मतलब चाहे इन्फाइनाइट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हो, चाहे उससे कम फ्रीक्वेंसी का, या उससे कम फ्रीक्वेंसी का, या उससे कम फ्रीक्वेंसी का, और चाहे जीरो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हो, सबकी एवरेज एनर्जी टी टेम्परेचर पे क्या रहती है, के टी। तो इसका कर्व ये है। तो ये दो पार्ट्स हैं, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब की शेप ऐसी, और के टी। तो जो रेले जीन्स लॉ है वो इस कर्व और इस कर्व का प्रोडक्ट है। तो अब इस कर्व और इस कर्व का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ये कर्व ऐसा है, जबकि ये वाला कर्व क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को अगर आप इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये कर्व ओवरऑल ऊपर या नीचे खिसकेगा, लेकिन इसकी शेप ऐसी रहेगी। माना ये नंबर 2 के बराबर है, तो जहाँ पे इस कर्व की वैल्यू इतनी थी, 2 से मल्टीप्लाई करके दुगनी हो जाएगी, जहाँ पे वैल्यू इतनी थी वहाँ पे दुगनी हो जाएगी, जहाँ पे वैल्यू इतनी थी वहाँ पे दुगनी। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्वालिटेटिवली यही शेप तो मिलेगी। तो मतलब ये रेले जीन्स का जो मैंने सीधे सीधे प्लॉट को किया था, इसको इस तरह से भी आपको नज़र आना चाहिए कि रेले जीन्स लॉ एक्चुअली डेंसिटी ऑफ मोड्स और एवरेज एनर्जी का प्रोडक्ट है, तो इसलिए ऐसा बन रहा है। ये चीज़ जब हम क्वांटम केस में जाएंगे तब क्लियर होगा, ठीक है, कि और ज़्यादा कि इस तरह के ग्राफ्स क्यों यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से भी आपको देखना चाहिए कि रेले जीन्स का जो कर्व है वो इस कर्व और इस कर्व का प्रोडक्ट है। एक्चुअल मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, हम केवल क्वालिटेटिवली भी देख सकते हैं। अच्छा, ये कर्व न्यू स्क्वायर का ग्राफ है और ये कर्व तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और न्यू स्क्वायर वाले ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो फिर से हाँ न्यू स्क्वायर के पैराबोलिक जैसी शेप मिलनी है, जो कि रेले जीन्स लॉ में है। ओके, हाँ एक पॉइंट और, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम है तो ये के इंटू टी की वैल्यू कम हो जाएगी। के तो कांस्टेंट है, टी अगर आपने कम कर दिया, माना वेरी क्लोज टू 0 केल्विन, 1 केल्विन या 2 केल्विन, तो ये के टी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बट स्टिल अगर आप पैराबोलिक कर्व, न्यू स्क्वायर कर्व को बहुत छोटी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत छोटे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये कर्व नीचे आ जाएगा, लेकिन जनरल शेप ऐसी रहेगी। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर भी ग्रेजुअली क्या बनेगा, इन्फिनिटी। मतलब इस कर्व ने भी जाना इन्फिनिटी पे ही है। तो टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बहुत कम टेम्परेचर भी है तो जो पैराबोला है वो बहुत नीचे 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 से स्टार्ट करेगा, लेकिन लास्ट में वो भी कहाँ पहुँचेगा, इन्फिनिटी पे। अगर टेम्परेचर हायर है तो मल्टीप्लाई करके ओवरऑल कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और वो भी जाएगा इन्फिनिटी की ओर। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग। तो क्या फीचर्स हैं, इस फीचर्स को अब यहाँ से देखें, पहले इस वाले को देखें। ईच मोड हैज़ द सेम एवरेज एनर्जी, चाहे ये वाला 10,000 हर्ट्ज वाला मोड देख रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी के टर्म में माना यहाँ पे 1000 हर्ट्ज है और यहाँ पे 10 हर्ट्ज है और इधर कहीं जीरो है फिर आगे, चाहे 1000 हर्ट्ज वाले की एवरेज एनर्जी देखो वो भी के टी है,
10 वाले की भी उतनी और हर मोड की उतनी है। तो ईच मोड हैज़ दी सेम एवरेज एनर्जी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे एवरेज एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, एवरेज एनर्जी केवल टी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं एक शब्द वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिख लाइन, ये आगे क्लियर होगी, बट दिस इज एक्साइटेड बाय द सिस्टम टेम्परेचर टू द सेम एनर्जी। इसको इस तरह सोचिए, मोड में एनर्जी कहाँ से आती है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी का मोड है, ये किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का मोड है, किसी तीसरी फ्रीक्वेंसी का मोड है, चौथी फ्रीक्वेंसी का मोड है। मोड्स में एनर्जी आती है टेम्परेचर के कारण, थर्मल एनर्जी, इसीलिए उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, या और सही शब्द उसे हम कहते हैं मोड थर्मल एनर्जी के कारण क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। तो यहाँ पे जितना थर्मल एनर्जी ने इस फ्रीक्वेंसी वाले मोड को एक्साइट किया, एक्साइट मतलब कितनी एनर्जी उसको दी, कितनी एनर्जी उसमें पंप की, कितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड की, जितनी एनर्जी उसने 1000 हर्ट्ज वाले मोड को दी ऑन एवरेज, उतनी एनर्जी उसने 10 हर्ट्ज वाले को भी दी क्लासिकल बेसिस पे। ये क्लासिकल बेसिस पे, क्लासिकल बेसिस का मतलब अगेन ये ग्राफ दिमाग में रखें, सारी एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल है। तो उस बेसिस पे हर मोड को ऑन एवरेज जो थर्मल एक्साइटेशन से एनर्जी मिली है वो KT है, सेम है। ओके और इसके बजाय ये वाला जो ग्राफ है, जो डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन है, ये तो न्यू के साथ बढ़ता है। न्यू के साथ बढ़ने का मतलब एक्सप्रेशन एग्जैक्ट ये है, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू ओवर सी क्यूब। कितने मोड्स न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच हैं, वो ये नंबर है। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स का मतलब क्या है, माना आपने एक छोटी सी विंडो ली डी न्यू विड्थ की, लेकिन उस विंडो को अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी में इधर से इधर को बढ़ रहे हैं, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं तो हो सकता है उस फ्रीक्वेंसी विंडो के अंदर केवल 10 मोड हो, लेकिन उसी साइज़ की विंडो को अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जाके देखें तो उसी साइज़ की विंडो में आपको हो सकता है 10 पावर हो। ये नंबर्स मैंने ऐसे लिख दिए, बट पॉइंट ये है डेंसिटी ऑफ मोड्स जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रहा है, डेंसिटी ऑफ मोड्स फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रहा है, जबकि एवरेज एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कांस्टेंट है। तो मल्टीप्लाई करके तभी तो रेले जीन्स लॉ बना। ओके यहाँ पे अगेन मैंने वो फिगर बना रखा है, यू लैम्डा और ई लैम्डा के बीच एक केवल एक कांस्टेंट का फ़र्क होता है, ई लैम्डा होता है C/4 टाइम्स यू लैम्डा। तो चाहे मैं डिस्कशन एनर्जी डेंसिटी के लिए कर रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी यू, या मैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के लिए कर रहा हूँ, दोनों के लिए सेम डिस्कशन है, कांस्टेंट से क्वालिटेटिव शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जो ये प्रॉब्लम है रेले जीन्स लॉ की, इसको एक टेक्निकली हम एक शब्द कहते हैं द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। अल्ट्रावायलेट मतलब, अल्ट्रावायलेट शब्द का यहाँ पे मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट से नहीं है डायरेक्टली, अल्ट्रावायलेट का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में रेले जीन्स लॉ में जो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ छोटी मोटी नहीं है, कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कोई विनाशकारी घटना, बहुत भयंकर कुछ हो गया, कैटास्ट्रॉफ। ओके, दुर्घटना भयंकर वाली। तो क्या ऐसी क्या दुर्घटना है, अगर हम किसी ब्लैक बॉडी से आने वाली टोटल एनर्जी को कंप्यूट करना चाहें फ्रॉम यूनिट एरिया, ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में टोटल जितनी एनर्जी आ रही है, टोटल एनर्जी का मेरा मतलब है मैं उसको फ्रीक्वेंसीज़ के टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं देख रहा हूँ कि हाँ न्यू फ्रीक्वेंसी वाला इतना ला रहा है, न्यू डैश वाला इतना ला रहा है, टोटल उस ब्लैक बॉडी से जिस जिस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मिल रहा है, और इन प्रिंसिपल ब्लैक बॉडी से आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलता है, सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं, तो वो सारी फ्रीक्वेंसी मिला के ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ला रहे हैं, अगर हम उसको कंप्यूट करना चाहें, माना उस नंबर को मैं ई टोटल लिखूँ, ई टोटल में शायद मैंने पीछे एवरेज एनर्जी के कैलकुलेशन में भी एम्प्लॉय किया था, वो ई टोटल अलग था, ठीक है, वो सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की एनर्जी का सम था। यहाँ पे ई टोटल का मतलब है ये, माना ये ब्लैक बॉडी है, आपने पहले तो इसके यूनिट एरिया को देख रहे हैं, इससे एनर्जी इमिट हो रही है, माना ये ओपनिंग है, तो यूनिट साइज़ की ओपनिंग अगर ये है तो उससे यूनिट टाइम में कुल मिला के एनर्जी, आप रेड और ग्रीन और ब्लू नहीं देख रहे हैं, सबकी एनर्जी को ऐड कर दें तो वो है ई टोटल। तो ई टोटल मैथमेटिकली आपको करना क्या है, ई लैम्डा डी लैम्डा, ई लैम्डा डी लैम्डा आपको बताता है लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक का रेडिएशन कितनी एनर्जी ला रहा है। तो अगर मैं इसे 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दूँ लैम्डा के रेस्पेक्ट में, तो मतलब मैं सारी वेवलेंथ रेंज के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये अब की बार मैंने कैलकुलेशन लैम्डा के टर्म में किया, आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी कर सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक सारी वेवलेंथ्स के एनर्जी को ऐड कर दिया। ये इस छोटी सी विंडो वाला वेवलेंथ रेडिएशन इतनी एनर्जी ला रहा है, ये वाला इतनी, ये वाला है, तो सबको अगर ऐड कर दूँ तो ये ऐसा ही आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी कर सकते हैं। ओके, बट लेट मी डू इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, चाहे फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ के टर्म में करो चाहे फ्रीक्वेंसी के टर्म में। रेले जीन्स लॉ से ई लैम्डा डी लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब डेंसिटी ऑफ मोड्स इनटू KT, एक मोड की एनर्जी, और अब की बार मेरा ई लैम्डा है, यू लैम्डा नहीं है, एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ये ई लैम्डा, तो C/4 का एक फैक्टर। इन कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो मतलब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस इंटीग्रल को अगर आप करें, कांस्टेंट्स को बाहर ले लो, 8 पाई सी क्यूब KT C/4, ये सब कांस्टेंट है, मैंने सिंप्लीफाई भी नहीं किया क्योंकि अंदर जो इंटीग्रेशन करने को बचा 0 to इन्फिनिटी न्यू स्क्वायर
0 to इन्फिनिटी न्यू स्क्वायर का इंटीग्रल न्यू क्यूब बाई 3, न्यू क्यूब को आप अपर लिमिट पे इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी, लोअर लिमिट पे 0 लेकिन अपर लिमिट पे इन्फिनिटी। ये इंटीग्रल टोटल एमिसिव पावर, और किस आधार पे हमने निकाली, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, जो रेले जीन्स लॉ ने जो कहा उसके हिसाब से अगर हम ये कंप्यूट करें कि उस अगर रेले जीन्स लॉ सही है तो किसी ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में टोटल मिला के मुझे इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए, और ये दिस इज़ ग्रेवली रॉन्ग। ये केवल गलत नहीं है, ये तो एब्सर्ड है भाई। आपका ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है ऐसा नहीं होता है। ब्लैक बॉडी अगर आपने लैब में कंस्ट्रक्ट भी कर दी और किसी टेम्परेचर टी पे है तो आप उससे अगर आने वाली एनर्जी देखें तो वो इन्फिनिटी तो नहीं होती है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में इन्फाइनाइट नहीं होता है। अगर इसको इस तरह सोचें, अगर सचमुच रेले जीन्स लॉ सही होता, क्लासिकल आइडियाज़ सही होते तो ये रिजल्ट सही होता। तो इसको किसी बुक में इस तरह से का भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरीबडी वुड बी ब्लाइंड एट, और नॉर्मल टेम्परेचर भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट उसका नोशन ये है भाई सन अगर इतनी एनर्जी इमिट कर रहा है टोटल यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में इनफाइनाइट, तो हमारी आँखें तो उसके कारण हम ब्लाइंड हो जानी चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रेज करते हैं तब तो उससे उसकी पीक शिफ्ट होती है, पीक शिफ्ट होने के कारण मतलब उससे अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मिलता है। तो तब तो एक बार को चांस है कि अगर ह्यूमंस इस तरह की किसी ब्लैक बॉडी के सामने हैं, किसी सन जैसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, 10,000 केल्विन, 20,000 केल्विन, 6,000 केल्विन से काफ़ी ऊपर, तब तो आप वो कर सकते हैं। बट ये तो ये कह रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये, इनफैक्ट इसमें टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है। आप और इसे डीपली देखें, टी कितना भी कम हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, 0 केल्विन नहीं होना चाहिए, टी कितना भी फाइनाइट क्वांटिटी हो, इस इंटीग्रल ने तो इन्फिनिटी बनना है, तो ओवरऑल इस क्वांटिटी ने इन्फिनिटी, मतलब ब्लैक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे है, बहुत लो टेम्परेचर पे है, चाहे मीडियम टेम्परेचर पे है, चाहे बहुत हाई टेम्परेचर पे है, उससे निकलने वाली टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इन्फिनिटी के बराबर होनी चाहिए। वो चीज़ हम सीधे यहाँ से भी देख सकते थे, जो हम ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका मतलब है एरिया अंडर दिस कर्व, और ये कर्व जो है ना ये यहाँ तो नीचे है, अभी इसका एरिया फाइनाइट है, बट लास्ट में इस कर्व ने चढ़ते 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 जाना है कहाँ, इन्फिनिटी तक। तो टोटल एरिया, चाहे ये ग्रीन वाला ले लो, चाहे उससे ऊपर रेड वाला, या इससे नीचे लो टेम्परेचर पे और नीचे होता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया ये कर्व बाद में इन्फिनिटी को टच करने वाला है। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व इन्फिनिटी, खैर इन्फिनिटी को टच करने का मतलब ये नहीं है कि हर एक कर्व का एरिया इन्फिनिटी होगा, लेकिन मैथमेटिकली आप देख रहे हैं ये, जबकि एक्सपेरिमेंटल्स और ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस भी आप कहें, और हमारे पास तो एक्सपेरिमेंटल लॉ भी है जो पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकाला था और बोल्ट्जमैन ने बाद में उसे डिराइव भी किया था थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ को एम्प्लॉय करके। तो वो तो ये कहता है कि थर्मोडायनामिक्स और उसके भी नहीं थे आइडियाज़, बल्कि ये तो काफ़ी ईजी डेरिवेशन होता है, तो उसके बेसिस पे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि ई टोटल तो टी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, द टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब ई इक्वल टू सिग्मा T4। इन्फिनिटी नहीं होती है, टेम्परेचर के साथ डेफिनेटली ग्रो करती है, बट इन्फिनिटी तो नहीं होती है। ये तो कह रहा है कोई भी टेम्परेचर हो इस टोटल एनर्जी ने इन्फिनिटी होना है। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। रेले जीन्स लॉ ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि टोटल एनर्जी इमिशन जो है, और अल्ट्रावायलेट का मतलब क्या है, एक्चुअली ये कंट्रीब्यूशन इन्फिनिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कर्व हायर फ्रीक्वेंसी पे आके ऊपर 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 इस तरह का उस कर्व की शेप बन रही है। ये रो का कर्व है पर ई का कर्व भी ऐसी होता है, तो इधर आके बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो दिक्कत इसमें इस तरफ से आ रही है, इधर आके कर्व नीचे नहीं आ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे आके भी ये कर्व नीचे नहीं आ रहा है, तो इसके अंडर का एरिया फाइनाइट नहीं हो रहा है, इसलिए अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ की समस्या आ रही है। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ डेफिनेटली एक समस्या है। रेले जीन्स लॉ ये सीधे बता रहा है, रेले जीन्स लॉ में बहुत बड़ी गड़बड़ है, छोटी गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इसी इश्यू को कहा गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ओके, तो रेले जीन्स लॉ की जब हम शॉर्ट कमिंग्स की बात करते हैं, पर रेले जीन्स लॉ हमने क्लासिकल आइडिया के बेसिस पे निकाला, पर उसमें कुछ कमी है, तो बाद में उसी को प्लैंक ने इंप्रूव किया। लेकिन उसमें कमियां क्या हैं, कमियां तो हम बहुत सारी गिना सकते हैं, बट सबसे बड़ी कमी है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ओके, तो इवन एट वो वेरी लो टेम्परेचर, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम भी है या कोई और टेम्परेचर भी है, कम भी होना जरूरी नहीं है, द टोटल थर्मल एनर्जी, टोटल थर्मल मैंने इसलिए लिखा है कि टेम्परेचर के कारण ब्लैक बॉडी अपना रेडिएशन इमिट करता है ब्लैक बॉडी, तो उसके जो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उस समय जितनी वो एनर्जी इमिट कर रहा है, दैट एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी मस्ट बी इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द रेले जीन्स लॉ। अगर रेले जीन्स लॉ के हिसाब से तो टोटल एनर्जी इमिटेड टेम्परेचर कुछ भी हो, बहुत लो भी हो, हाई भी हो, कोई भी टेम्परेचर हो, केवल 0 केल्विन को छोड़ के,
और 0 केल्विन आप थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, 0 केल्विन अनअटेनेबल होता है, 0 केल्विन आप अचीव नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली 0 केल्विन किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो सकता है। तो मतलब तब तो हर बॉडी से किसी भी टेम्परेचर पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलनी चाहिए दिस। और रेले जीन्स लॉ का मतलब क्लासिकल आइडियाज़। रेले जीन्स लॉ हमने बनाया कैसे, 1900 से पहले तक के फिज़िक्स के जितने आइडियाज़ थे कि लाइट वेव है और रेडिएशन वेव है और वेव और ऑसिलेटर्स आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब क्लासिकल लॉ के बेसिस पे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ जैसा फिनोमिना होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। इसका मतलब क्लासिकल आइडियाज़ में कुछ गड़बड़ है। क्लासिकल आइडियाज़ में मतलब अगेन 1900 के आसपास तक जो फिजिक्स जितनी फिजिक्स जानते थे, ओके, वो उसको हम क्लासिकल आइडिया कह रहे हैं। रेले जीन्स लॉ के हिसाब से बहुत लो टेम्परेचर पे भी अगर ई लैम्डा या यू लैम्डा को आप प्लॉट करें, यू न्यू या उसको, वो ग्राफ ठीक है, अभी बहुत लो टेम्परेचर है तो एक कर्व अभी नीचे रहेगा, बट बाद में न्यू स्क्वायर जैसे जैसे न्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है तो ये बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करेगा। हाई टेम्परेचर पे ये इसकी वैल्यू पहले ही ज़्यादा होगी, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, तो लेकिन अप्रोच अभी भी इन्फिनिटी को करेगा। तो एरिया अंडर द, चाहे इस कर्व का लो चाहे एरिया अंडर इस कर्व, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है दिस। सो क्लियरली देयर इज़ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। इसका मतलब जो हम इन आवर क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी मतलब फिजिसिस्ट की 1900 के आसपास जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें कुछ बहुत फंडामेंटली रॉन्ग है। कोई ऐसी छोटी सी चीज़ नहीं है कि हाँ एक्सपेरिमेंटल इतना सुधार दें तो ये एरर बहुत बड़ी एरर है। तो फंडामेंटली हमारी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कुछ कमी है। ओके, मूल स्तर पे हम फिज़िक्स में कुछ मिस कर रहे हैं। ओके, दिस द एरिया अंडर द यू न्यू या यू लैम्डा जो भी आप कर्व की बात करें, इट मस्ट बी फाइनाइट। एक्चुअल एरिया, एक्चुअली ब्लैक बॉडी से आने वाली टोटल एनर्जी हमेशा फाइनाइट होती है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है ये इस तरह से इंडेफिनिटली राइज नहीं कर सकता है, इसको कहीं ना कहीं देर से देर आके फिर नीचे की तरफ आना पड़ेगा। भाई ये कर्व इन्फाइनाइट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन यही कर्व अगर किसी पॉइंट के बाद, कोई जरूरी नहीं यहाँ से बहुत आगे जाके या बहुत आगे जाके, अगर लास्ट में बाद में नीचे को आ रहा है तो तब उस कर्व के अंडर का एरिया क्या हो जाएगा, फाइनाइट। लार्ज हो सकता है लेकिन फाइनाइट हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनाइट। तो दिस, लेकिन हम बाई हैंड तो नहीं कर सकते ना। क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग तो कह रहे हैं नहीं ये तो कर्व ऐसा ही जाना चाहिए, तो यहीं से हम कह रहे हैं नहीं, तो फिर ये ऐसा कर्व तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग में कहीं कुछ बहुत बड़ी कमी है। कमी नहीं है केवल, बहुत बड़ी कमी है बस। और फॉलिंग का मतलब क्या है, कर्व एक बार राइज करेगा और फिर बीच में कहीं फिर फॉल करेगा, तो इसका मतलब बीच में कहीं एक मैक्सिमा जैसा भी होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली भी हमें पता है कि स्पेक्ट्रल इमिशन कर्व जो होता है वो बीच में उसका एक मैक्सिमा होता है, जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के करस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन होती है, एक मैक्सिमा होता है। लेकिन रेले जीन्स लॉ में तो कहीं मैक्सिमा ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे एक लास्ट में एक चीज़ करते हैं, जो रेले जीन्स लॉ से पहले तक के जो रेडिएशन लॉ थे या लगभग उस टाइम जो और रेडिएशन लॉज जो जानते थे लोग, उनसे ज़रा रेले जीन्स लॉ को कंपेयर करें। जैसे वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है, जो ये बताता है कि एक्चुअल ब्लैक बॉडी कर्व में पीक कहाँ पे आता है। मैं बहुत छोटा फिगर यहाँ पे बनाऊँ, ये इस प्रकार का बनता है कर्व, समथिंग लाइक दिस। तो ये पीक की जो पोजीशन है, माना इसके करस्पॉन्डिंग की वेवलेंथ लैम्डा एम है, जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी है, तो वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो था वो ये कहता है लैम्डा एम इंटू टी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसको आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर कर दें, न्यू को जो आप सी अपॉन म्यू एम लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट को मैं दोनों कांस्टेंट्स को मिला के एक नया कांस्टेंट सी डैश लिख दिया। तो टेम्परेचर और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच एक इस तरह का रिलेशन होना चाहिए, इन्वर्स का रिलेशन, इन्वर्स का भी नहीं बल्कि ये प्रोपोर्शनल का है, आप इसे इधर ले जाएं। टेम्परेचर और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। किसी टेम्परेचर पे न्यू फ्रीक्वेंसी पे, माना 100 केल्विन पे आपको न्यू फ्रीक्वेंसी पे मिली पीक, तो 200 केल्विन दुगने पे 2 न्यू पे मिलनी चाहिए, 300 पे 3 न्यू पे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन रेले जीन्स के हिसाब से देखते हैं मैथमेटिकली आप कैसे करेंगे, क्योंकि आगे हमें करना है। यहाँ मैं इस चीज़ को विजुअली भी कर सकता हूँ, बट मैथमेटिकली यू न्यू का एक्सप्रेशन जो है, बाकी सारा पार्ट कांस्टेंट, मैं सब कुछ कांस्टेंट में ले आया, 8 पाई के टी सी क्यूब के फैक्टर यहाँ है, कांस्टेंट इनटू न्यू स्क्वायर, वेरिएबल केवल न्यू है। तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम आप कैसे फाइंड करते हैं, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के। तो इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करें, न्यू का एक फंक्शन। तो न्यू के रेस्पेक्ट में पीक कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। अब की बार इस कर्व की बात नहीं हो रही है, अब की बार इस कर्व की बात हो रही है। तो इस कर्व का न्यू के रेस्पेक्ट में मैक्सिमा निकालने के लिए इसको न्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो 2 अल्फा टाइम्स न्यू, अल्फा कांस्टेंट है तो 2 0 नहीं हो सकता, अल्फा जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब न्यू क्या होना चाहिए, 0। और न्यू इक्वल टू 0, ये इधर वाला पॉइंट वो मिनिमा वाला पॉइंट है। ये कंडीशन एक साथ आपको मिनिमा और मैक्सिमा तो दोनों देती है। तो ये मैथमेटिक्स आपको ये बता रही है, रेले जीन्स लॉ के हिसाब से जो यू न्यू का कर्व है, या इवन यू लैम्डा में भी आप देख सकते हैं, उस कर्व में केवल मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा नहीं हो सकता है।
इस चीज़ को विजुअली भी हम देख पा रहे थे, रेले जीन्स के हिसाब से एक कर्व ऐसा आता है, तो ये इन्फिनिटी पे तो जीरो से शुरू होता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका ये है। उसके बाद अगर आप मैथमेटिकली नेगेटिव साइड में जाएँ और उस पर तो पैराबोला बनता है, तो मिनिमम पॉइंट तो ठीक है, मिनिमम पॉइंट, लेकिन आप बोलेंगे मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम है किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आओ, थोड़ा इससे और आगे जाओ फ्रीक्वेंसी में, कर्व और ऊपर जाता है, थोड़ा और आगे पर, तो इस कर्व का मैक्सिमम कहीं पे है नहीं। आप ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे इसका मैक्सिमम है, बट इन्फिनिटी कोई फिजिकली डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है, तो इसका मैक्सिमम कहीं नहीं है। ये कर्व इनडेफिनेटली बढ़ते जा रहा है। मैक्सिमम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि ये कर्व फ्लैट है, एक्चुअली इस कर्व का बिहेवियर कैसा है, बढ़ते जा रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। 100 हर्ट्ज़ पे यहाँ, 1000 पे और ऊपर, 20,000 हर्ट्ज़ पे और ऊपर, 50,000 पे और ऊपर, 1 करोड़ पे और ऊपर, और आप फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाते रहें, 20 करोड़, ट्रिलियन एंड ट्रिलियन एंड ट्रिलियन, ऊपर 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 ऊपर, तो एक कर्व खत्म ही नहीं हो रहा है और कहीं मैक्सिमा एग्जिबिट नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ मैथमेटिकली आप ऐसे निकालेंगे, जबकि वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे के आधार पे है लेकिन सही है, वो ये कहता है नहीं भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हर टेम्परेचर पे एक मैक्सिमा कहीं ना कहीं कर्व में होना चाहिए, और वो कर्व के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए, किस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। ऐसा तो यहाँ मिल नहीं रहा, तो मतलब रेले जीन्स लॉ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के साथ एग्री नहीं करता है। ये सही लॉ है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, रेले जीन्स इससे मैच नहीं कर रहा है। वो हम सीधे भी देख सकते हैं, वीन्स लॉ मैक्सिमा की बात करता है, कहीं पे मैक्सिमा होना चाहिए, इसमें तो इस कर्व में मैक्सिमा कहीं नहीं है, इस कर्व में मैक्सिमा कहीं नहीं है। तो ये दूसरा लॉ जिससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, एक मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन से भी कंपेरिजन किया, इसको आप स्टीफन बोल्ट्जमैन से इसका कंपेरिजन कह सकते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से टोटल जो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है वो T⁴ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। रेले जीन्स के हिसाब से तो ये इन्फिनिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर कुछ भी हो ये एनर्जी इन्फिनिटी बनेगी। यहाँ भी डिसएग्रीमेंट है और यहाँ तो डिसएग्रीमेंट बहुत खतरनाक वाला है, और इवन ये भी, और ये दोनों प्रॉब्लम्स बेसिकली एक ही है। ये कर्व जो है रेले जीन्स का, ये इनडेफिनेटली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, नीचे आने को तैयार ही नहीं है। मैथमेटिक्स उसे नीचे आने को परमिशन नहीं दे रही है। ओके, बस वीन्स का रेडिएशन लॉ जिसे मैंने कहा था रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म मैंने उसे कहा था, मैं केवल फर्स्ट फॉर्म से कंपेयर करूंगा, सेकंड फॉर्म से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ये थी ई लैम्डा डी लैम्डा, लैम्डा के टर्म में कुछ इस प्रकार की थी, 1/λ5 का एक फैक्टर, और बाकी जो पार्ट बचेगा वो लैम्डा इंटू टी का फंक्शन, ओके, इंटू डी लैम्डा। इसी को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, पीछे हमने लिखा होगा। सेकंड लॉ से कंपैरिजन मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ वीन सेकंड फॉर्म पे, क्योंकि वीन सेकंड फॉर्म में वीएन ने खुद इस एफ की फॉर्म गैस की थी, उन्होंने बेसिकली गैस वर्क किया था, तो उससे कंपैरिजन करने का कोई तुक नहीं है। लेकिन इससे कंपैरिजन करके देखें, रेले जीन्स के हिसाब से ई लैम्डा डी लैम्डा का एक्सप्रेशन ये है 8π/λ4, फिर उसको KT के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया एवरेज एनर्जी, और C/4 का फैक्टर यू लैम्डा को ई लैम्डा में कन्वर्ट करने के लिए डी लैम्डा, ये है। अब इस चीज़ को आप देखें, इसमें जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको मैं मिला के एक नया कॉन्स्टेंट C' लिख दूंगा, 8π KT और C ये सब कुछ कॉन्स्टेंट है, और 4 गिवन टेम्परेचर T पे T कांस्टेंट है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 500 केल्विन है कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 8π C वेलोसिटी ऑफ लाइट 4, ये सब कांस्टेंट है। इस सबको मैंने C' लिख दिया, और बाकी फिर क्या बचा, एक T का फैक्टर ऊपर और λ4 नीचे, और एक लैम्डा से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये λ4 के बजाय λ5, और यहाँ लैम्डा इंटू टी, ये इसी फॉर्म का तो एक्सप्रेशन है, 1/λ5 का एक फैक्टर अलग, और बाकी जितना पार्ट है सम कांस्टेंट इंटू लैम्डा टी, ये सम फंक्शन ऑफ लैम्डा टी तो है, इस पार्ट में लैम्डा इंटू टी एक प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं। इस समय तो और बहुत सिंपल फॉर्म है, सिंपली लैम्डा टी की पावर 1, लेकिन फंक्शन। तो मतलब वीएन जो रेडिएशन लॉ है फर्स्ट फॉर्म, रेले जीन्स लॉ उसके साथ एग्रीमेंट में है। ये एक पार्शियल सक्सेस है रेले जीन्स लॉ की, पार्शियल सक्सेस तो ये भी थी। ये लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में रेले जीन्स लॉ एक्चुअल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से मैच करता है, काफ़ी हद तक बोले हैं या कुछ हद तक, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बट एग्रीमेंट है। दूसरा, रेले जीन्स लॉ की फॉर्म वही है जो वीएन्स रेडिएशन लॉ प्रिडिक्ट करता है। और वीएन्स लॉ आपको ये ध्यान रखना चाहिए, रेले जीन्स लॉ मैचेस विद द वीएन्स जनरल रेडिएशन लॉ, लेकिन वीएन्स रेडिएशन लॉ वीएन ने थर्मोडाइनमिक कंसिडरेशन से डिराइव किया था। थर्मोडाइनमिक्स के बेसिक आइडियाज़ ये कहते हैं ये फॉर्म होनी चाहिए, तो रेले जीन्स लॉ की भी वो फॉर्म है। मतलब रेले जीन्स लॉ थर्मोडाइनमिक्स के जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनके साथ तो मैच कर ही रहा है, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बट उसके बावजूद कुछ कुछ चीज़ें सही प्रिडिक्शन है, सही मैचिंग है, दिस ओके। और ये मैंने लिखा है, सो इसका मतलब प्रॉब्ली नॉट एवरीथिंग इज़ रॉन्ग विद आरजे, मतलब आरजे में एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेले जीन्स थ्योरी स्टार्टिंग पॉइंट से ही गड़बड़ है।
कुछ तो उसमें सही है और कुछ बहुत गड़बड़ है। तो मतलब कुछ पार्ट तो हम रेले जीन्स का रिटेन करने वाले हैं जब हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट में हमें बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ड्रास्टिकल स्टेप लेना पड़ेगा, बिल्कुल अपने आइडियाज़ को चेंज करना पड़ेगा, और वो यही चीज़ है। हम आगे देखेंगे जब हम प्लैंक लॉ बनाएंगे, ये फैक्टर ऐसे का ऐसे ही आएगा, एग्जैक्टली सेम। यहाँ में हम फिर से कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, डेंसिटी ऑफ मोड्स सेम एक्सप्रेशन रिपीट किया जाएगा, बस चेंज होना है इस एक्सप्रेशन में, और ये एक्सप्रेशन भी इस आइडिया से आया है। मतलब बेसिकली जो हमें बदलना है वो ये वाला आइडिया है। अब ये आइडिया कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट पॉइंट ये है, रेले जीन्स की थोड़ा बहुत जो सक्सेस है कि हाँ लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में ठीक है, और एटलीस्ट थर्मोडाइनमिक्स कंसिडरेशन से जो वीन्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उससे मैच करता है, तो इसका मतलब रेले जीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से तो गड़बड़ नहीं है। ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़। लास्ट में मैंने इस चीज़ को इस तरह से समराइज़ किया है। रेले जीन्स के जो फेलियर हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे फेलियर नहीं है। एक तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, शॉर्ट में यू न्यू जो है इट इंक्रीजेज इनडेफिनेटली विद फ्रीक्वेंसी के साथ यू लैम्डा का कर्व लगातार ऊपर ही जा रहा है अल्ट्रावायलेट, और फिर उसी से रिलेटेड ये दोनों अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके कर्व में कहीं पे भी कोई पीक नहीं है, जबकि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है पीक होनी चाहिए। ये तो फेलियर्स हैं। रेले जीन्स यहाँ बिल्कुल बुरी तरह फेल हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन के साथ फेल हो गया, और वीएन्स डिस्प्लेसमेंट के साथ फेल हो गया। और जो कुछ हद तक उसकी स्मॉल सक्सेस है, मैंने सक्सेस लिखा है लेकिन स्मॉल, ये बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है, बट फिर भी एक तो इट वर्क्स ओके इन द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में कर्व के जब आप इस पार्ट में आते हैं, इधर इधर इधर, तो रेले जीन्स लॉ लगभग इस कर्व के साथ मैच करता है रफली। ओके, कुछ हद तक एग्रीमेंट है, वैसे वो एग्रीमेंट काफ़ी अच्छा होता है, बट इस पार्ट में मैच करता है। और दूसरा, रेले जीन्स लॉ की फॉर्म वही है जो वीएन्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और वीएन्स फर्स्ट का भी मतलब नहीं है, वीएन्स फर्स्ट लॉ एक्चुअली थर्मोडाइनमिक बेसिस पे आया था। इसका मतलब रेले जीन्स लॉ थर्मोडाइनमिक बेसिस से तो कुछ हद तक सही है, तो ये कुछ हद तक सक्सेस है। लेकिन अब हमें ओवरऑल एक सही एक्सप्रेशन चाहिए फॉर द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कैविटी रेडिएशन। तो वो करने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ेगी प्लैंक के आइडिया की, जिसे हम कहेंगे आगे प्लैंक हाइपोथेसिस। प्लैंक ने एक हाइपोथेसिस दी, एक परिकल्पना दी कि ऐसा होता है, और उस परिकल्पना को लेके जब उन्होंने फिर से कैलकुलेशंस की, तो उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो बिल्कुल सही पाई गई। सही पाई गई मतलब अगर ऐसे कहूँ, उन्होंने जो फार्मूला निकाला स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का, वो उसको अगर हम प्लॉट करें तो वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कर्व बिल्कुल मैच करता है। तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस। ओके, अब इसमें ये टर्म्स मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूँगा। बट पॉइंट ये है, क्लासिकल आइडियाज़ आर इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसीलिए अब हमें किसी नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, और वो नया आइडिया दिया गया एग्जैक्टली 1900 में दिया था प्लैंक ने, जिसको हम कहेंगे प्लैंक्स हाइपोथेसिस। ओके, बट दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एवरीबॉडी।